सामान्य इंसान के लिए वो अकाल्पनिक है, लेकिन मानसिक रूप से विकृत लोग इसमें सुकून मानते हैं। और ऐसे मानसिक विकृत लोग हमारे बीच होते हैं, लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग जब मुंबई के मालाड पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। वो बहुत चौंका देने वाला था और सामान्य इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आई के लिए काढ़ा बना रहा हूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अरे जयेश भी ना बार बार फोन किया जा रहा है। तूने आई से बात की? हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैसी तबीयत ठीक होगी ना तो बात कर लूंगा पक्का। तू कुछ नहीं समझता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं। हेलो हेलो। अरे यार। हाँ जयेश। क्या यार, कब से फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन बिजी आ रहा है। जयेश, आई की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए काढ़ा बना रहा हूँ। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, ठीक है? ठीक है। आई बस 2 मिनट में तेरा काढ़ा तैयार है। दीदी देखो, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई। ऐसे बार बार नापने से तुम्हारी लंबाई बढ़ नहीं जाएगी। हटो, हम कर, तुम लाइटर चालू करो। गैस चालू। हमको ना जल्दी से बहुत बड़ा होना है। क्या करोगे बड़ा होकर? बड़ा होकर हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुमको तुम्हारी शादी करके तुम्हारे ससुराल भेज देंगे। बहुत जल्दी है तुमको हमको भगाने की। पहले जाओ, ये बनिया गहन से सामान लेकर आओ। लिख दिए इसमें सब, जाओ जल्दी लेकर आओ, हमको काम पर भी जाना है जल्दी। पर दीदी ये क्या लिखा है कुछ? अरे पीला अरहर की दाल है, धनिया मिर्च ज्यादा लेकर आना। तुम रहने दो, हम भी चलते तुम्हारे साथ, तुम भूल जाओगे। जाओ तुम बाहर जाओ। अच्छा सुनो, झोला लेकर जाओ, हम आते हैं कपड़ा बदल कर। झाड़ू मार के अंदर आ जल्दी। कैसी हो हेतल? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दीपक चल। हाँ दीदी। हाँ बोल। हाँ साहब, आज रात 11 बजे मालाड बैक रोड पे असलम का काम होगा। वेरी गुड। क्या भाई, डर गया? कान के नीचे दूंगा एक। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अबे एड़े, भाई के दम पे तो अपन एरिया में शेर बने घिरते हैं, समझा क्या? चल चल, मस्का मत लगा। उधर से पैस भी डाल इसमें। दीदी आज हम तुमको कुल्फी खिलाएंगे। और पैसे? हम जीते ना कंचे में 20 रुपए लगाएंगे तुमको एक। बोले ना पैसे लगाकर नहीं खेलना है। खिलो, अगली बार से बताते हैं तुमको। भाई भाभी, देख के डालो प्याज। भाई ये साली तुमको ना बोली ना? अबे छोड़। आप रुको भाई, मैं आता हूँ। अरे और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हेलो प्रभात। तुझे मना किया ना, बार बार ऐसे फोन मत किया कर। मैं तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, तुम आई को फोन दो। आई तुझसे बात करना नहीं चाहती है। अरे डरता हूँ तुझसे। मेरे पे हाथ उठा। प्रभात, प्रभात यार, वो मनोहर भाई है ना, उसको किसी ने मार दिया। क्या? हाँ। तू रुक, मैं आता। आई, मैं आता हूँ अभी। चल चल जल्दी चल।
आइए सर। सर मनोहर की बॉडी है। कौन मनोहर? सर हमारा खबरी था, कल रात असलम की ड्रग पकड़ी गई, उसी की खबर दी थी इसने। तो क्या असलम ने? कह नहीं सकते सर, वैसे सर किसी को पता नहीं था ये हमारा खबरी है, इसके खुद के आदमियों को नहीं पता था। इसके बदन पे जिस तरीके के वार दिख रहे हैं ना, लगता है ब्लेड जैसे धारदार हथियार से इसको मारा गया है, और ब्लड भी सूखा है। इसका मतलब खून रात में हुआ होगा। पैंट क्यों खुली है इसकी? सर हो सकता है कि भागने वागने में खुल गई हो। को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? इस लड़की ने देखा था सर। सर वो मैं दूध लेने जा रही थी, तब मैंने देखा कि ये आदमी यहाँ पे। असलम? कह नहीं सकते सर। या कोई ऐसा आदमी जिसका इसने बहुत बुरा किया था। आसपास पता करो किसी के साथ इसकी मचमच हुई थी क्या? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? साहब इसका तो रोज रोज का मचमच था, सही आदमी नहीं था साहब। सर कोई कुछ बता नहीं रहा, सब यही बोल रहे हैं कि काफ़ी पंगा करता था लोगों से। सिर के मनोहर हमारा आदमी था। इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। यहाँ क्या करी तू? चल चल। क्या करी थी वहां पर तू? पुलिस से क्या बात करी थी? वो लाश मैंने ही देखी थी, और पुलिस को भी मैंने ही फोन किया था, तो उन लोगों ने बोला था मुझे वहां रुकने के। अच्छा ये क्या हुआ? आप क्या हुआ? मतलब क्या? अपनी बहन से पूछ, वहां उस गुंडे का खून हुआ था और वहां खड़े होकर टाइम पास कर रही थी तेरी बहन। साला रात भर ऑटो चलाओ, 4 ऑटो का हिसाब किताब देखो, दिन में ये तमाशा देखना पड़ता है घर में। क्या खड़ी क्या है? जाकर नहा, इतनी देर तक मुर्दे के पास थी, जा। अच्छा उस साले के साथ ऐसे होना चाहिए था उसके साथ। ले आ गया भाभी का घर। मयूरी कहाँ है? कब से फोन कर रहा हूँ, उसे उठा क्यों नहीं रही है? तुम्हें पता है ना ये गर्ल्स का पीजी है, यहाँ बॉयज का ना अलाउड नहीं है, फिर क्यों आए हो यहाँ? देखो मुझे इतना बताओ, मयूरी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। मयूरी, मयूरी मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। देखो बस 2 मिनट दे दो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज प्लीज। मैं बाहर जा रही, तुम्हें जो बात करनी कर लो। मयूरी मैं प्यार करता हूँ तेरे से। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम अपने आई से बात नहीं करोगे, और वहाँ मेरे बाबा सतारा में मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम शादी नहीं करना चाहते हो मुझसे, इसलिए हमेशा आई का बहाना बनाकर बस टाल देते हो। मयूरी तुम जानती हो ये बात सच नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है, प्यार करते हो ना मुझसे, अपने आई से मिला दो, हम खुद उनसे बात कर लेंगे। मयूरी तुम जानती हो ना आई को लव मैरिज से कितनी नफरत है, वो बहुत चिढ़ती है इससे। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा, मैं आई को सब समझा दूंगा। ठीक है, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मयूरी, मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। अच्छा सुन, रात को खाना मत बनाना, बाहर जाते खाना खाने के लिए। बस का नहीं मार रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। तुला काय करायचं ते करून घे, मी येणार नाही लग्नाला। ओके चल बाय। सर ये मनोहर की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। वो नशे में था जब उसका मर्डर हुआ। और सर एक शॉकिंग न्यूज़ भी है, मनोहर के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया गया था। क्या? हाँ सर उसकी बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस तो नहीं मिले हैं, हो सकता है कि प्रोटेक्शन यूज़ किया गया हो, लेकिन सर उसकी बॉडी पर ब्लेड जैसी किसी शार्प चीज़ से वार किया गया था, और उसी से उसका गला भी रहता गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इसका मतलब इम्पल्सिव होके ये मर्डर नहीं किया है।
पूरे प्लानिंग के साथ ही मर्डर हुआ है। हो सकता है सर। वैसे सर मैंने मनोहर के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स चेक की थी। सर मनोहर ऐसे 2 आदमियों के टच में था जिससे वो रेगुलर बात करता था, सुनील और पकिया। सर ये दोनों साथ ही काम करते थे, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि मनोहर हमारा खबरी है। और सर जिस दिन मनोहर के साथ ये वारदात हुई, इन तीनों की लोकेशन मार्केट एरिया की थी। ये सुनील और पकिया को लेके आओ। सर इन दोनों का फ़ोन बंद है, इनकी लास्ट लोकेशन चौल की है। मैंने वहाँ पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। मार्केट में जाके पता करो उस रात क्या हुआ था। ठीक है सर। तुमको क्या लगा मनोहर को मार के बच जाओगे? साहेब हमने मनोहर भाई को नहीं मारा साहब, खरं सांगतो साहेब, आम्ही का मारू मनोहर भाईला? ये पकिया के साथ उसका पंगा हुआ था ना? वो सुबह कुछ पंगा हो गया था तो भाई मुझसे नाराज हो रहे थे। मैं गया था मनाने उन्हें। भाई जो हुआ सब खत्म करो ना। पकिया तू जानता है मैं गौरी को कितना पसंद करता हूँ। आज तूने उसकी कुर्ती फाड़ के सही नहीं किया। भाई मैं तेरे को कब से सॉरी 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 बोलने लाया और तू है कि 2 टके की लड़की के पीछे मुझसे नाराज हो रहा है। सारे उसके बारे में कुछ नहीं बोलने का। उनको लाइक करते थे। क्या ऐसा तो नहीं मनोहर के साथ तेरा पंगा हुआ था इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं। वो पेपर कटर लेके घूमता था ना? नहीं अभी भी घूमता है ना तू? हाँ? पेपर कटर लेके घूमता है ना तू? मेरा ये लेकिन सब मेरे बड़े भाई जैसे थे वो मैं उनकी मारूंगा साहब। शेर के कल सुबह गौरी और दीपक को बुला सर, और मुझे इनकी दर्दनाक चीखें सुननी है। लो लो चाय पियो। 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। तुम्हारे माँ बाप का है? सर हमारा कोई नहीं है। बचपन में माँ गुजर गई थी और पापा के साथ 2 साल पहले बिहार से यहाँ आए हैं। दिमागी बुखार के कारण पापा का भी डेथ हो गया। तब से हम ही दोनों हैं। तो मनोहर के आदमी और जाओ, शहर छोड़ के नहीं जाएगा। आपने इन्हें जाने क्यों दिया सर? शिरकिया मनोहर के साथ पहले रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या हुई। इस लड़के को देख के ये नहीं लगता कि ये ऐसा करेगा। फिर भी नजर रखो इन पे। असलम का क्या हुआ? सर खबरियों को काम पे लगा दिया, जल्दी पता चल जाएगा। सुन से तू नहीं मारा है ना? नहीं दीदी। सच बोल। कहाँ मेरे सर की कसम? सर असलम की टिप मिली है, मीरा रोड में देखा गया है। अपने आदमियों को भेजो, उठाओ उसको। सर एक औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है। बोलो। साहब मेरा भाई मुझे मेरी आई से मिलने नहीं दे रहा। ये फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? नहीं साहब कुछ तो गड़बड़ है। आजकल वो घर के खिड़की दरवाजे भी नहीं खोलता। भगवान में तो उसकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, पर आजकल घर के अंदर जब भी देखो पूजा पाठ करता रहता है। घर के अंदर से बस अगरबत्ती और धूप की महक आती रहती है। कब से चल रही है? साहब मैं 1 साल पहले घर से भाग के आलोक से शादी कर ली थी, तब से मैंने मेरे आई को नहीं देखा। और जा जरा बगा क्या भानगढ़। यस सर। प्रभात मुझे आई से मिलना है। मैंने मना किया ना, एक बारी में बात समझ नहीं आती। आई तो उससे मिलना नहीं चाहती है ताई। ये शानिया ज्यादा शांतपति नहीं, इसे अंदर जाने दे। अंदर हो क्या रहा है देखना है, मैं चल बाजू लो। नहीं साहब नहीं, मैं किसको अंदर नहीं जाने दूंगा। मैं मुझे अंदर जाना है। तुम हटो हटो प्रभात। ताई मेरे मना किया रहा। साले तेरी इतनी हिम्मत, बात कैसे लगा तूने उसे? क्या हो क्या रहा है? हाँ अंदर क्या छुपा क्या रहा है तू अंदर? नहीं साहब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई इसको देखे। ये मेरी आई को छोड़कर भाग गई थी, तब से मेरी आई की तबीयत बहुत खराब रहती है और ये आई से मिलना नहीं चाहती है। ये घर जाती है बस, इसका पति है ना चाबी भरता रहता है और ये आ जाती है बार-बार लड़ने के लिए। यही बात मैं तेरे आई के मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं सब नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी आई को कोई तकलीफ हो। आपको आई को देखना है ना, सर्च वारंट लेकर आइए और देख लीजिए आई को। सर वो घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि सर्च वारंट लेके आओ। सर्च वारंट मांग रहा है? फिर क्या सर्च वारंट काढ़ा और पता करो घर में क्या चल रहा है। ठीक है सर।
सर्च वारंट चाहिए था ना तुझे, ये ले। नहीं नहीं साहब, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। अब अगर अंदर आने से रोका ना, तुझे अंदर डाल दूंगा मैं। चला साहब। अरे हाँ साहब। कदम ऊपर देखो सर। बहुत धुआं है इधर। बहुत पूजा पाठ कर रहा है क्या आजकल? सर, इसकी आई कहीं नहीं है। आई कहाँ है तेरी? तीरथ पर गई है। तीरथ पे गई है? कल तक तो यहीं थी वो। साहब आपने आने से पहले बताया नहीं ना, तो रोक लेता। दादा हीरो बन रहा है हाँ? बहन को भी अंदर आने नहीं देता, पुलिस को भी अंदर आने नहीं देता, चल क्या रहा है? साहब मेरी आई नहीं चाहते कि मेरी ताई दोबारा इस घर में कभी पैर रखे, और पुलिस को ऐसे अंदर कौन आने देता है साहब? आई का नंबर दे तेरी, आसपास पूछो इसकी आई के बारे में। सर। उसकी आई से बहुत दिनों से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन उनका बेटा आता है कभी चाय पत्ती लेने तो कभी चीनी लेने। जब से उनकी बेटी भाग गई है ना, तब से उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकलती। सर प्रभात के घर में तो कुछ मिला नहीं है, और प्रभात का कहना है कि उसकी माँ तीरथ गई है। उसकी माँ के नंबर पे मैंने ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। एक काम करो, उसके आई के नंबर से उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है सर। हाँ बोल, पक्की खबर? तेरा ड्रग वाला जहर तू स्कूल के बच्चों के रोगों में भरता है ना? मनोहर को भी तूने ही मारा है ना? मनोहर को मैं क्यों मारूंगा साहब? क्योंकि तेरे को पता चल गया था तेरी ड्रग वाली टिप उसने हमें दी है, इसलिए तूने उसको मारा। नहीं साहब, अभी तक मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि उसने मेरी टिप दी है, तो अल्लाह कसम अगर आज वो जिंदा होता ना तो मैं उसे मार देता। चिरके, इसको तब तक मारो जब तक सच न बोले। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। मनोहर हमारा आदमी था और उसका बहुत भयानक तरीके से खून किया गया था और बहुत विकृत तरीके से उसके ऊपर बलात्कार किया गया था, लेकिन इस केस में हमें लीड नहीं मिल रही थी। मनोहर को क्यों मारा था? वो हमारा आदमी था इसलिए या कोई और वजह थी? आइए सर। सर आपको याद है पुलिस स्टेशन में कपल आया था जिसे अपनी आई से मिलना था? शिरके, इसको तो बिल्कुल उसी तरह से मारा गया जैसा मनोहर को मारा था। कहीं इसके साथ भी रेप तो नहीं किया गया? हो सकता है सर। वैसे सर इसके पास भी हमें सेम नोट मिला है। आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। शिरके, मनोहर को मारने वाला और इसको मारने वाला सेम हो सकता है। हो सकता है सर। वैसे सर ये इस चौल में नहीं रहता था, ये चारकोप की चौल में रहता था। ये चौल में तो इसका साला प्रभात रहता है। क्या ऐसा तो नहीं ये आलोक प्रभात को मिलने आया था? एक काम करो शिरके, यहाँ सीसीटीवी का देखो, रहेगा तो उसका फुटेज निकलवाओ, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ। देखो ये दोनों मर्डर में कुछ सेम कड़ी तो नहीं। और एक काम करो, ये नोट और पहले वाली नोट, दोनों नोट न्यूज़पेपर के वर्ड्स को काट के बनाए गए हैं। इसको अपने एक्सपर्ट के पास भेजो और देखो ये कौन सा न्यूज़पेपर है, और इसके वाइफ को मॉर्ग में बुला। ठीक है सर। आलोक! 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 प्रभात ने किया है ये सब, उसी ने मारा है मेरे पति को। वो नफरत करता था आलोक से। क्या आलोक उस चाल में प्रभात से मिलने गया था? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उसी ने मारा है। ए, चुप। आलोक को क्यों मारा बता? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है साहब। तेरे चौल के पास था ना वो? तूने बुला था ना उसको? नहीं साहब, अपने आप ही आता रहता था सर बार बार। वो तेरे घर में हिस्सा मांग रहा था। तेरे बहन के साथ उसने शादी की थी भाग के जाके, इसलिए तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसको साहब। वो बहुत ही घटिया आदमी था। मैं, मेरी किरण ताई और मेरी आई, हम तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे साहब हमारे घर में। उसने मेरी किरण ताई को बहका कर उनसे शादी कर ली साहब। उसकी तो पहली बीवी तो छोड़कर भाग गई थी। इतना घटिया आदमी है वो। तेरी आई कहाँ है? तेरी आई का फोन बंद है, हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और उस समय से बंद है जिसके एक दिन पहले पुलिस तेरे घर पे आई थी। ऑन नहीं हुआ है फोन साहब। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ साहब। मेरी किरण ताई जब से घर पे पुलिस लेकर आई ना, मेरी आई बहुत परेशान थी साहब। मेरी आई को शांति चाहिए थी।
उन्हें तीर्थ पे जाना था ना, वो तीर्थ पे चली गई, फोन बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक मुझे फोन नहीं किया साहब, मुझे नहीं पता साहब। तो ऐसा तो नहीं कि तेरे आई ने किरण को कबूल किया था हिस्सा देने के लिए, इसलिए तूने गुस्से में तेरे आई को मार दिया तूने? सच है क्या नहीं? साहब मेरी आई नहीं मर सकती है साहब, नहीं 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 साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब, मेरी आई नहीं मरेगी साहब, नहीं कहते झूठ है साहब, नहीं साहब मेरी आई नहीं मरेगी साहब। सिरके इसके कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन निकालो, देखो उस दिन ये आलोक के साथ था या नहीं। साहब मैं अलग अलग कॉलोनी में जाके घर घर जाके कबाड़ खरीदता हूँ साहब। वो सब मालूम है हमें, ये लैपटॉप किससे खरीदा था वो बोल। ये ले साहब, ये तो मुझे याद नहीं, बहुत दिन हो गए साहब। इस लड़की से खरीदा था? साहब उसका चेहरा तो याद नहीं, लेकिन हाँ साहब, अब ये लैपटॉप मुझे किसी औरत ने ही बेचा था साहब। हाँ रखो, इधर रखो। कबाड़ है। हाँ इन सबका 100 रुपए होगा। क्या भैया 100 रुपए? लैपटॉप है, लैपटॉप देखो बहुत महंगा आता है। चलाना आता है तुमको? नहीं लेकिन महंगा आता है। अरे ये वैसे ही भंगार में ही जाएगा, 200 रुपए से ज्यादा नहीं। बताओ बेचना है? ठीक है। कौन औरत थी वो? साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन साहब मैं उस टाइम गणेश नगर में था, हो सकता है वो आसपास वहीं रहती होगी। सुन, ये औरत थी वो? हाँ साहब यही तो है, इन्होंने मुझे लैपटॉप बेचा था। गणेश नगर में इस औरत ने जहां पर तुझे लैपटॉप बेचा था वो जगह दिखा हमें। शुक्ला। मैगमन सर की डाटाबेस से एक 8 साल की सोनम त्रिपाठी की मिसिंग रिपोर्ट मिली है, जो गोमती नगर के बुधवा गांव के रहने वाली है, और ये 10 साल पहले से मिसिंग है सर। ये केस अभी तक बैकलॉग में है। बुधवा गांव, गोमती नगर। इस कबाड़ वाले ने गणेश नगर में जहां से लैपटॉप खरीदा था वहां से गोमती नगर लगभग 65-70 किलोमीटर दूर होगा। हाँ सर, इसीलिए लग रहा है कि हमें जो सोनम चाहिए वो यही सोनम त्रिपाठी हो सकती है। मनीष, गोमती नगर थाने से इस सोनम त्रिपाठी की डिटेल्स निकालो। सर हाँ साहब यही जगह थी। अब मैं इधर से आ रहा था और वो औरत पीछे से ही आई थी, और यहीं पे मैंने लैपटॉप खरीदा था साहब। अब मुझे लगता है साहब आसपास ही रहती होगी। सर सोनम त्रिपाठी जयचंद और शालिनी त्रिपाठी की बेटी थी। सोनम के मिसिंग होने के बाद उसके बारे में कोई लीड नहीं मिली थी, लेकिन सोनम के मिसिंग होने के 6 महीने के बाद उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। क्या? जी हाँ सर, उन लोगों ने जहर खा के सुसाइड किया था, और सबसे पहले उनके एक पड़ोसी ने उनको घर में मरा हुआ देखा था। उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंची तो घर में उनको जूसेस के 2 ग्लासेस मिले। ग्लासेस पर पॉइजन के ट्रेसेस मिले थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया था कि उन लोगों ने जहर खा के सुसाइड किया है, और इसी वजह से केस क्लोज हो गया। उस वीडियो वाली लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन? सर जो ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसका तो ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए कहना मुश्किल है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वीडियो वाली लड़की सामने आई होगी या नहीं। ये वीडियो वाली लड़की सोनम की दोस्त थी, तो उसके आस पड़ोस या स्कूल में पढ़ने वाली भी हो सकती है। उस लड़की ने वीडियो में कहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या हुई थी, और इधर सोनम के मिसिंग होने के बाद उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। इन केसेस को अच्छे से समझना होगा। सोनम त्रिपाठी के अड़ोस पड़ोस में पता करो। सर। हाँ श्याम। सर उस औरत का पता चल गया जिसने उस कबाड़ी वाले को लैपटॉप बेचा था। गुड, थाने बुला लो उसको। साहब ये तो जागृति मैडम है, मैं इनके यहाँ काम करती थी। और जागृति का ये लैपटॉप जो तुमने उस कबाड़ वाले को बेचा था? हाँ साहब, लेकिन ये लैपटॉप मुझे जागृति मैडम के मकान मालिक ने दिया था। जागृति का मकान मालिक? तो जागृति कहाँ है? मालूम नहीं साहब अभी वो कहाँ है, लेकिन पहले वो पारिजात कॉलोनी में किराए पे रहती थी। जागृति का मकान मालिक कौन? नाम क्या उसका? अब मुकेश वर्मा। जागृति का ये लैपटॉप उसके मकान मालिक के पास कैसे आया जो उसने तुम्हें दिया? साहब वो 3 महीने पहले अचानक से जागृति मैडम कहीं चली गई थी। कहाँ चली गई? मालूम नहीं साहब, लेकिन वो अपना सारा सामान मुकेश भाई के घर पे ही छोड़ के चली गई थी, और मकान का किराया भी नहीं दिया था, और साहब मेरी तनख्वाह भी बाकी थी, इसीलिए मुकेश भाई ने ये लैपटॉप मुझे दे दिया। साहब। हाँ बुलाया था, कोई काम है क्या? हाँ सुन, ये जो भी जागृति का सामान है ले जा। मैं? हाँ। जागृति मैडम के बारे में कुछ पता चला क्या? अरे उसके बारे में मालूम चलता तो उसका सामान तुम्हें क्यों देता? उसकी तरफ से तुम्हारी तनख्वाह बाकी है ना।
हाँ। तो जो भी तुम्हारे काम लगे तुम ले लो, बाकी सब फेंक दो। साहब उनके सामान में ये लैपटॉप और बहुत सारी सीडी थी जो मैंने कबाड़ में बेच दी थी। कमाल है तुम और तुम्हारा मुकेश भाई। और कौन कौन रहता था जागृति के साथ? साहब वो अकेली ही रहती थी। उनको देख के कभी लगा नहीं था साहब कि मेरा पगार दिए बिना गायब हो जाएंगी। बहुत सीधी सादी थी साहब, और बाकी लोग जैसे चिक भी नहीं करती थी। दीदी चाय। और वो दीदी आपको सब्जी लाने के लिए बोले थे ना, तो अगर आप नहीं ला सकते तो मुझे बोल देते। पैसे दे दोगे तो मैं ले आऊंगी। मैं पैसे देती। पर दीदी अभी पैसे दोगे, सब्जी लाने जाऊंगी तो देर हो जाएगी ना। अब मैं खिचड़ी बना दूं? ठीक है, तुझे जो आसान लगे वो बना ले, पेट ही तो भरना। साहब कोई तो दुख था उनको, हमेशा ना गुमसुम सी रहती थी, पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। जागृति का मोबाइल नंबर तो होगा तुम्हारे पास? नहीं साहब, उन्होंने कभी अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया। जागृति के उस मकान का मैं एड्रेस दो जहाँ पर वो किराए पर रहती थी। और जागृति का मकान मालिक कहाँ रहता है? नमस्ते साहब। हम यहाँ सोनम रहती थी, उसके बारे में क्या जानते हो तुम? सोनम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अचानक उसके खो जाने से उसके माँ बाप ये सदमा शायद बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर कुछ समय पहले सोनम के ताऊ ने ये मकान बेच दिया था। अच्छा ये जागृति है, सोनम की बचपन की दोस्त। इसे पहचानते हो तुम? नहीं साहब, मुझे नहीं याद आ रहा और ये तो बड़ी हो गई है साहब, मैं कैसे पहचानूंगा। अच्छा ये सोनम के ताऊ कहाँ रहते हैं? साहब वो वैशाली में रहते। सर मुझे सच में नहीं पता कि जागृति अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि जागृति इस घर में अकेली रहने वाली थी, जबकि ये घर मैंने जागृति और उसके भाई को दोनों को किराए पे दिया था। जागृति का भाई? हाँ सर, लेकिन जब भी मैं किराया लेने आता था मैंने उस लड़के को कभी देखा नहीं। अंकल ये लीजिए आपका रखना। थैंक यू। आप कुछ चाय वगैरह लेंगे? नहीं थैंक यू। आपका भाई नजर नहीं आ रहा? अच्छा वो गौतम, वो बाहर गया हुआ है। नाम क्या है जागृति के भाई का? बताया तो गौतम था सर, लेकिन पता नहीं असली या नकली। मतलब ये कि एकदम चालू किस्म का लड़का था सर। इस घर का अग्रीमेंट उसी के नाम पर था, लेकिन जो भी डिटेल्स उसने दिया वो सारी फेक निकली। फेक? हाँ सर उन दोनों को देखकर कभी लगा नहीं कि दोनों ऐसे निकलेंगे। अंकल घर तो काफी अच्छा लगा हमें, लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा बोल रहा। अरे बेटा पसंद है तो थोड़ा कम ज्यादा कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुम दोनों हो कहाँ से? अजमेर से। अजमेर? हाँ। तो यहाँ फिर गाजियाबाद में कैसे? वो एक्चुअली हम दोनों भाई बहन का यहाँ KMT कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वो इसी चक्कर में। इतना सब था तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं इस घर के किराए से अपनी होम लोन की EMI भरता हूँ। मुझे लगा कि मैं आपको ये सब बता दूंगा तो कहीं चक्कर लंबा ना हो जाए सर, लेकिन मैंने 2 महीना इंतजार किया था। कब से गायब है दोनों बहन भाई? सर 3 महीने पहले जब मैं यहाँ पे किराया लेने आया था तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था। जागृति का नंबर था नहीं, तो उसके भाई गौतम को फोन किया मैंने। नमस्ते अंकल। बेटा आज किराया देना था। हाँ तो मेरी बहन घर पे होगी ना, उनसे ले लीजिए। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। क्या? अंकल मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? फिर उसने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया सर, और कुछ दिन बाद उसका फोन बंद आने लगा। फिर मैंने अपने अजमेर के एक रिश्तेदार को उनका अजमेर का एड्रेस दिया, बोला जाकर पता करो, लेकिन सर एड्रेस ही गलत था। मैं क्या करता सर, इसलिए मैंने उनका सारा सामान निकाल दिया और घर किराए पर दे दिया। गौतम का नंबर दीजिए। जी सर। और हमें घर भी चेक करना है। आई सर, मैं किराएदार को बोल देता हूँ प्लीज। अभिषेक, घर भी वही है जो वीडियो में है और ये सारा सामान भी वही है। ये सारा फर्नीचर आप ही का है? हाँ सर, ये सारा फर्नीचर मेरा ही है। सर जब हम यहाँ पर रहने आए थे तो इस कबाड़ के अंदर कुछ सामान था जो हमारे कुछ काम का नहीं है, तो हमने वो सामान एक बॉक्स में रख के इस पलंग के नीचे रख दिया है। सर ये देखिए, कन्फेशन ऑफ मर्डर। सर ये देखिए और भी है। कन्फेशन ऑफ मर्डर 3, 4, 5, 6 4 सीडी। एक सीडी मिली लैपटॉप में, दूसरी सीडी मिली कबाड़ी के पास।
और वैसी ही 4 सीडी है। लेकिन सर जागृति और उसके भाई का फेक एड्रेस देके यहाँ रहने का मामला कोई समझ नहीं आ रहा है। मकान मालिक मुकेश और मेड सविता के बारे में सब कुछ पता करो। हो सकता है ये लोग बहुत कुछ जानते हो लेकिन ये लोग बता नहीं रहे हो। मुकेश ने बताया था कि जागृति और गौतम ने केएमटी कॉलेज में एडमिशन लिया था। केएमटी कॉलेज से भी इनके बारे में पता करो। सर जी साहब, लेकिन इतने सालों बाद आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम सोनम मिसिंग केस दोबारा ओपन कर रहे हैं। क्या सोनम के बारे में आपको कुछ पता चला है क्या? पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सोनम मिसिंग नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ, हो सकता है सोनम के पेरेंट्स को इस बात का पता हो। क्या उन्होंने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया? नहीं सर, वो तो इसी उम्मीद में बैठे थे कि सोनम उन्हें मिल जाए। किसे पता था वो ये सब कर लेंगे। हमारा आकलन ये कह रहा था कि सोनम त्रिपाठी ही वो बच्ची होगी जिसकी हत्या की बात वो लड़की कर रही थी, जिसकी पहचान जागृति के नाम से हुई थी। लेकिन सोनम के परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल, कहीं से भी हमें जागृति की बैकग्राउंड की कोई लीड नहीं मिली थी। और सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली जागृति 3 महीने से गायब थी। ये कई आपराधिक संकेत दे रहा था। सवाल ये भी था कि क्या जागृति को इसलिए गायब कर दिया गया था क्योंकि वो सोनम के कातिल का पर्दाफाश करने वाली थी, और तब जागृति के सामान में मिली बाकी की सीडीज इस केस को और भी पेचीदा करने वाली थी। सोनम, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारा था बल्कि मुझे भी अंदर से खत्म कर दिया था। पर मैं तुम्हें ये बात कभी बता नहीं पाई, जबकि मैं जानती थी कि वो हमेशा से तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसको सब पता था कि हम कब कहाँ मिलते थे, किसी को भी कुछ नहीं बता पाए। मेट सविता और मकान मालिक मुकेश ने कहा था कि जागृति के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन इस वीडियो में तो इसके पास मोबाइल फोन दिख रहा है। राइट सर। जागृति ने अपने वीडियो में बोला है कि कोई आदमी उनका पीछा करता था और उसने सोनम का रेप और मर्डर किया, जो जागृति ने सब कुछ विटनेस किया। सर, मैं गोमती नगर थाने के रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो एक बहुत ही स्ट्रेंज बात मेरे सामने आई, और वो ये कि सोनम के मिसिंग होने के बाद से 8 और बच्चियों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी वहां पे, और उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में सोनम सहित गोमती नगर से 9 बच्चियां मिसिंग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़ी क्राइम की तरफ पड़ रहे हैं? जागृति ने अपने वीडियो में कहा है कि जो आदमी उनका पीछा करता था उसने सोनम का रेप और मर्डर करके उसे किसी तालाब में फेंक दिया था। पता करो बुधवा गांव गोमती नगर के आसपास जितने भी तालाब हैं, पिछले 10 सालों में वहां पर कोई लाश मिली है क्या? ओके सर। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर इसका नाम गौतम है, केएमटी कॉलेज में पढ़ता है। सर जागृति भी केएमटी कॉलेज में ही पढ़ती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से कॉलेज नहीं गई। सर एक स्ट्रेंज बात पता चली है, गौतम का सरनेम खन्ना है जबकि जागृति का शर्मा। तो ये गौतम जागृति का भाई कैसे हो सकता है? सर गौतम तो कॉलेज आ रहा है लेकिन जागृति कॉलेज नहीं आ रही है। सर कॉलेज से जागृति के पेरेंट्स के बारे में पता चला था, मैंने उन्हें फोन भी किया था। हेलो, आप जागृति के फादर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं गाजियाबाद थाने से बात कर रहा हूँ। क्या बता सकते हैं अभी जागृति कहाँ है? सर जागृति तो गाजियाबाद के केएमटी कॉलेज में पढ़ती है। सर जागृति के पेरेंट्स को तो ये मालूम ही नहीं कि वो गाजियाबाद में किराए पे कहाँ रहती है, बल्कि उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो 3 महीने से गायब है। जागृति के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर दिल्ली में। ठीक है, इस गौतम को लेकर आओ और ये 3 सीडी प्ले नहीं हो रही हैं, 4, 5, 6, इनका डेटा रिकवर करवाओ। सर सर मैं मानता हूँ कि मैं जागृति का भाई नहीं हूँ, पर सर मैंने वो मकान जागृति के लिए ही लिया था। जागृति है कहाँ? सर मुझे नहीं पता जागृति कहाँ पर है। बेटा मालूम तुझे सब है, पहले ये बोल, रेड एग्रीमेंट पे तूने अपनी फेक डिटेल्स क्यों दी थी? मैं जागृति की सिर्फ हेल्प करना चाहता था। कैसी हेल्प? सर वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी सर। फिर मैंने उसे बोला कि अगर हम भाई बहन बन के जाएंगे तो हमें मकान इजीली मिल जाएगा और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने फेक एड्रेस प्रूफ दिया। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई भी इंटेंशन गलत नहीं थी। लेकिन जागृति अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि वो उसके सौतेले माँ बाप थे सर। सौतेले माँ बाप? हाँ सर,
जब जागृति 9 साल की थी तो उन्होंने उसे ममता ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया, लेकिन जागृति की उससे बनती नहीं थी सर। उसे जब भी रेंट और पैसों की जरूरत पड़ती थी तभी वो अपने सौतेले माँ बाप को कांटेक्ट करती थी। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो एकदम से गायब कहाँ हो गए। ज्यादा होशियारी मत दिखा। अगर हमें बाद में पता चला ना कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है तो जानता है ना क्या शुरू होगा तेरा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कि जागृति कहाँ है। जागृति का मोबाइल नंबर तो होगा तेरे पास? हाँ सर है, वो मेरे फोन में जो आपके पास है। जी हाँ, ममता अनाथ आश्रम से हमने जागृति को गोद लिया था जब वो 9 साल की थी। और सोनम नाम की भी किसी लड़की का उसने हमसे कभी कोई जिक्र नहीं किया। जागृति के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और चेक करो उसका फोन कब और कहाँ बंद हुआ था। हो सकता है उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें कोई क्लू मिल जाए जो सोनम के कातिल से ताल्लुक रखता हो। सर ये सीडी नंबर 4 तो प्ले हो रही है, लेकिन 5 और 6 प्ले नहीं हो रही। 5 और 6 की फुटेज भी रिकवर करवाओ। ओके सर। सोनम, तुम्हारे कितने सपने थे। तुम बहुत पढ़ना चाहती थी। तुम यूएसए, यूके जैसे बड़े बड़े देशों में घूमना चाहती थी, लेकिन बड़े बड़े देशों का एग्जाम्पल देके तुम सलीम अंकल के बारे में बातें करती थी, जिनकी जॉब दुबई में लगी थी और वो तुम्हें चॉकलेट्स देते थे। उनकी चॉकलेट्स तुम मुझसे शेयर करती थी और कहती थी, पता है आज सलीम अंकल क्या बोले? क्या बोले? उन्होंने बोला कि वो मुझे अपने साथ दुबई लेके जाएंगे। मैं तभी से तुम्हें खोने से डरती थी, लेकिन मुझे क्या पता था तब तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी। सरप्राइज फॉर यू जागृति, पार्टी करेंगे सब लोग। सलीम? हाँ साहब, एक सलीम कुरैशी, उसका परिवार इसी गांव में रहता था। उसका सोनम के घर में भी आना जाना था। सोनम क्या, सलीम सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। ये सलीम कुरैशी और उसका परिवार अब कहाँ है? साबो सलीम की दुबई में नौकरी लग गई थी, तो पहले तो ऐसे साल में आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए दुबई चला गया। दुबई चले गए? कब शिफ्ट हुए? सोनम के माँ बाप की मौत के कुछ महीनों बाद। सीडी की इस फुटेज में जागृति की बातों से लगता है कि सोनम का रेप और मर्डर करने वाला आदमी सोनम और जागृति दोनों को जानता था। कहीं वो सलीम कुरैशी तो नहीं है? इसी वजह से वो अपनी फैमिली सहित दुबई भाग गया हो सकता है सर, लेकिन सोनम के जानने वाले जितने भी लोग हमें मिले उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो जागृति के बारे में जानता हो। जागृति के पेरेंट्स बोल रहे थे कि जागृति अनाथ थी, उन्होंने उसे ममता बाल आश्रम से अडॉप्ट किया था। फिर जागृति सोनम की दोस्त कैसे और कहाँ बनी होगी? मैंने 9 साल पहले जागृति को यहाँ से अडॉप्ट किया था। ये जागृति अनाथालय में आई कब थे? सर पिछले 10 साल से तालाब के आसपास कोई बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन अभी यहाँ गोमती नगर के तालाब के पास धुरिया नाम की एक बच्ची की लाश मिली है जो कुछ ही दिनों पहले मिसिंग हुई थी। यानी ये 9वीं बच्ची है जो सोनम के बाद मिसिंग हुई थी? जी हाँ सर, और इस बॉडी को देखकर भी ऐसा ही। सर अगर इन सभी बच्चियों के केसेस को एक ही क्रिमिनल से जोड़ें तो ये कोई सीरियल किलर भी हो सकता है, जिसने सबसे पहले सोनम को और एक के बाद एक इन बच्चियों को गायब किया। लेकिन लाश धुरिया की ही मिली थी, ऐसा जागृति उस वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल रही है, और वो ये भी बोल रही है कि वो और सोनम उस किलर को जानते थे। जागृति के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर जागृति का फोन 3 महीने पहले 5 जून को सीमापुरी में बंद हुआ था। सीमापुरी? सर सीमापुरी वैशाली से ज्यादा दूर नहीं है, और वैशाली में सोनम का ताऊ रहता है। सोनम का ताऊ? सोनम के गायब होने और उसके पेरेंट्स के सुसाइड करने का सबसे ज्यादा फायदा सोनम के ताऊ का ही हुआ है। हो सकता है सोनम के पेरेंट्स की आत्महत्या उसके ताऊ की कोई साजिश हो। लेकिन सर हमें सलीम कुरैशी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सोनम के पेरेंट्स के डेथ के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर दुबई शिफ्ट हो गया था। और सब मालूम चला है कि हर साल वो दुबई से इंडिया आता है। पता करो, जब जब सलीम कुरैशी दुबई से इंडिया आता था उसी दौरान ये बच्चियां गायब हुई हैं क्या? और सोनम के ताऊ की भी कुंडली निकालो। सर सोनम के ताऊ और उसके दुबई वाले अंकल सलीम कुरैशी पर शक करने की वजह थी,
लेकिन ये केस इतना पुराना था कि मौजूदा वक्त में सबूतों के लिए जोड़ तोड़ करना मुश्किल साबित हो रहा था। और हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि जागृति, जो सोनम की बेस्ट फ्रेंड होने का दावा कर रही थी, उसे सोनम से जुड़े लोग नहीं जानते थे और जागृति को जानने वाले लोग भी सोनम के बारे में नहीं जानते थे। मुझे नहीं पता था कि वो अचानक से अपने दोस्तों को लेकर आ जाएगा। कल तो उसने मेरा मूड ही खराब कर दिया। सरप्राइज फॉर यू जागृति, व्हाट्स अप? सब पार्टी करेंगे आज। सिर्फ मेरी वजह से तुम यहाँ पे रुकी हुई है। अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करता ना, पता नहीं तू कहाँ रुकती। तेरी जो भी है रोक टोक है ना, यहाँ पे नहीं चलेगी, समझी? देख क्या रही है, चल अभी मजे करते, चल आजा। मैं गौतम को मना नहीं कर पाई। मुझे तो उससे और भी नफरत हो गई है। मैंने उसे देखते हुए देखा, हर लड़के से दूरी बना ली थी। लेकिन रोहित सर, वो थोड़े डिफरेंट है। रोहित सर? मुझे लगता है रोहित सर मुझसे, लेकिन वो कह नहीं पाते, पर मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वो ना बहुत हेल्पफुल है और मुझे भी तो उनकी हेल्प चाहिए ना। लगता है वो आ गए सोनम। मैं ना तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? बाय। जागृति को तूने गायब किया है ना? हाँ बोल, कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम सर, कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच कह रहा हूँ सर, वो पक्का। जागृति ने तुझे देखते हुए पकड़ा था, है ना? गौतम, हाँ? देखते हो शर्म नहीं आती है? क्या है इसमें? सब लोग देखते हैं, नॉर्मल है। इट्स अ क्राइम। मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगी। देख जागृति, पुलिस को मत बताना। आई प्रॉमिस, मैं वापस नहीं देखूंगा। वो नहीं मानी इसलिए तूने उसको मार डाला? नहीं सर, मैंने जागृति को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूँ मैं। और ये रोहित सर कौन है? कौन रोहित सर? मैं किसी को नहीं जानता सर, सच कह रहा हूँ मैं। सर, जागृति के नंबर से जिस नंबर पे लास्ट कॉल हुआ था, वो नंबर किसी रोहित सिंह के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैंने चेक किया, इस रोहित का फोन अक्सर उसी एरिया में एक्टिव रहता था जहां जागृति गायब रहती थी। हाँ सर, जागृति मेरी फ्रेंड है। तो अभी कहाँ है वो? सर मुझे नहीं पता, हम दोनों की काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। हमें पता चला है कि तू भी उसी ऑर्फनेज में था जहाँ पे जागृति थी, और अडॉप्शन के 9 साल बाद अचानक से जागृति की जिंदगी में कैसे आ गया तू? सर मैं जागृति को पहले से पसंद करता था। जब बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को अपने बल पे सेटल किया, एक अच्छी जॉब भी पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं जागृति से दोबारा मिलता हूँ। सर मैंने पता लगा लिया था कि वो केएमटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, और एक दिन जागृति, क्या हुआ? और फिर हम दोनों अक्सर मिलने लगे, और इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। पर सर 6 महीने पहले उसने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज बताया। उसने मुझसे कहा कि उसके पेरेंट्स, उसके घर के बारे में उसे पता था, वो जानती थी उसके असली माँ बाप कौन है। लेकिन हमें पता चला है कि जागृति तुझसे कोई मदद चाहती थी। उसने लास्ट कॉल में तुझे ही किया था। हाय जागृति। रोहित सर, जागृति तुम रो क्यों रही हो? अब आप मुझे भूल जाइए। अरे जागृति, उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की। सर ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस दिन उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। सर जागृति का फोन सीमापुरी में जिस दिन बंद हुआ था, उस दिन वो एक औरत के साथ अमित होटल के पास एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। ये देखिए। भुवन तुम्हारा पति है, और उस दिन वो उस अमित रेस्टोरेंट के पास था जहां पर तुम जागृति से मिली थी। हाँ मिली थी, पूरे 10 साल बाद। उस दिन मैं उसे आखिरी बार मिली थी। मैं ऐसी आपा की औरत हूँ जिसने अपने बेटे को जीते जी अनाथ बना दिया। जागृति तुम्हारी बेटी है? जागृति नहीं, मेरी बेटी का नाम श्वेता है। उसके बाप ने
उसकी जिंदगी नजरों से बचाकर अनाथालय छोड़ दिया। मुझे लगा मैंने उसे बचा लिया, लेकिन मैं गलत थी। फिर 3 महीने पहले अचानक से उसने मुझे फोन किया। हेलो माँ। श्वेता, तू? आप मुझे भूल गई ना? अब तो मैं आपको याद भी नहीं आती होंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो तुझसे मिलने अनाथालय भी जाती थी, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं बन पाई तो किसी और की बेटी कैसे बन पाती? लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही। आप अपने पति से डर के उसे बचाती रही, लेकिन मैं नहीं। अब मैं सोनम को इंसाफ दिलाऊंगी। देख श्वेता, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो तुमने अपने पति को बचाने के लिए उसे मना किया और उस दिन उस अमित रेस्टोरेंट के पास मिलने के लिए बुलाया। वो बिना मुझसे कुछ बोले वहां से चली गई और मुझे नहीं पता था कि मेरा पति वहीं पे था। उस दिन सरला को जब उसने फोन किया तो मैंने सरला को उससे बात करते हुए सुन लिया था, और अगले दिन जब और कितने बच्चों को शिकार बनाया तूने? श्वेता उर्फ जागृति का, जो पिछले कई सालों से कई बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था, लेकिन उसका ये अपराध हर रोज उसी के घर में श्वेता उर्फ जागृति की मां को दस्तक दे रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसकी मां ने अपने पति को बचाने के लिए अपनी ही बच्ची को अनाथ कर दिया। 8 साल घर की चारदीवारी में और बाकी के 10 साल मन के अंधेरों में गुजारने के बाद अपने डर से जीतकर श्वेता उर्फ जागृति अपने पिता की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसकी मां ने ही उसका साथ नहीं दिया। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।